नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का और बात 1970 के दशक की। जैसे जैसे साल 1970 आगे बढ़ा, राजेश खन्ना ने गजब की उड़ान भरी। अब तक उनकी कामयाब फिल्मों में आराधना, दो रास्ते, डोली, बंधन, इन फिल्मों ने जहां उन्हें एक स्टार के रूप में स्थापित किया था, निर्देशक आसित सेन की दो फिल्मों खामोशी और सफर में वो एक गंभीर और संवेदनशील अभिनेता के रूप में अपनी प्रतिभा को सामने लेकर आए। खामोशी मशहूर बंगाली साहित्यकार आशुतोष मुखर्जी की कहानी नर्स मित्र पर आधारित थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना ने एक संवेदनशील लेखक और कवि की भूमिका निभाई जो दिमागी असंतुलन का शिकार है। सही मायने में खामोशी भी हीरोइन प्रधान फिल्म थी, जिसमें वहीदा रहमान का रोल भी कहानी का केंद्र था। लेकिन अपने किरदार के लिए राजेश खन्ना ने अपनी उन अदाओं का इस्तेमाल नहीं किया जिन्हें देखने अब दर्शक थिएटर तक आ रहे थे। ये एक गंभीर रोल था जिसे राजेश खन्ना ने शानदार तरीके से निभाया। खामोशी बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चली, लेकिन अलग तरह का रोल करने का एक सुपरस्टार की इस कोशिश की जमकर तारीफ हुई। फिल्म का सबसे यादगार पहलू गुलजार के लिखे बेहतरीन डायलॉग और खूबसूरत गीत थे, जिन्हें हेमंत कुमार ने अपने संगीत से सजाया था। खासतौर पर वो शाम कुछ अजीब थी, या फिर तुम पुकार लो, या हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू। आज भी ये गीत जब बजते हैं तो लोग खुद को कनेक्ट करते हैं। इसके बाद राजेश खन्ना की अगली फिल्म थी मनमोहन देसाई की सच्चा झूठा, और ऐसा लग रहा था कि जैसे राजेश खन्ना फिल्म खामोशी की गंभीरता और यथार्थवाद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म में राजेश खन्ना ने डबल रोल निभाया और यह फिल्म उनका ट्रम्प कार्ड साबित हुई। फिल्म की कहानी सीधे सच्चे गांव के भोला और शहर के चालाक मुजरिम रंजीत की थी, जिनकी शक्लें एक थीं। भोला अपनी बहन की शादी के लिए पैसे कमाने शहर आता है। शहर में उसकी मुलाकात रंजीत से होती है। रंजीत अपने हमशक्ल भोला को ट्रेनिंग देकर अपनी जगह रख देता है। फिल्म में राजेश खन्ना के साथ एक बार फिर से मुमताज नजर आईं। ये उस दौर में राजेश खन्ना की शायद अकेली फिल्म थी जिसमें एक्शन था। फिल्म में राजेश खन्ना एक्शन दृश्यों में असहज नजर आते हैं, लेकिन इसकी भरपाई वो रोमांटिक सीन्स और इमोशनल दृश्यों में अपनी खास अदाओं से कर देते हैं। फिल्म में मनमोहन देसाई ने अपने सारे फॉर्मूले भी डाल दिए थे। फिल्म और इसका संगीत ब्लॉकबस्टर था। इस फिल्म के मशहूर शादी के गीत मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया के बिना तो आज भी उत्तर भारत में कोई शादी का समारोह पूरा नहीं होता। सच्चा झूठा के लिए राजेश खन्ना को उनका पहला बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। हालांकि कई लोगों का मानना था कि खामोशी में उन्होंने बेहद सेंसिटिव और बेहतर अभिनय किया था। कामयाबी की रेल लगातार तेज रफ्तार से दौड़ रही थी और अगला पड़ाव थी फिल्म सफर। इसमें राजेश खन्ना ने अविनाश नाम के एक आर्टिस्ट यानी कि पेंटर का किरदार निभाया था, जिसे कैंसर हो जाता है। फिल्म में कई यादगार सीन थे और ऐसे ही एक सीन में अविनाश अपने डॉक्टर यानी कि अशोक कुमार से पूछता है कि उसकी जिंदगी के कितने दिन बाकी बचे हैं। जवाब में डॉक्टर कुछ नहीं बोलता, बस मेज पर रखा आवर ग्लास जो रेत की एक घड़ी होती है उसको उलट देता है। धीरे धीरे गिरती रेत की तरह घटती सांसों में अविनाश को अपना जवाब मिल जाता है। पिछले साल आराधना और अब सफर और बाद में आनंद और नमक हराम जैसी फिल्मों में राजेश खन्ना के निभाए किरदारों में उनकी मौत हो जाती है। आमतौर पर हिंदी फिल्मों में हैप्पी एंडिंग तलाशते दर्शक हीरो की मौत को पसंद नहीं करते। राजेश खन्ना ने इस ट्रेंड को बदल दिया। उनके डेथ सीन दर्शकों पर गजब का असर डाल रहे थे। उनसे पहले ऐसा प्रभाव सिर्फ ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के फिल्मी डेथ सीन ने डाला था, मगर 70 के दशक की शुरुआत में राजेश खन्ना ने अपने खास अंदाज में एक ऐसे किरदार में जान फूंक दी जो मौत सामने देखकर मुस्कुराता है और मौत पर कहकहे लगाता है। दर्शकों ने इन रोल्स में राजेश खन्ना को बेहद पसंद किया और शायद यही वजह थी कि इसको लेकर उनका एक अजीब सा ऑब्सेशन शुरू हो गया। उन्हें लगने लगा कि जिस फिल्म में उनके किरदार की मौत होगी वो फिल्म हिट हो जाएगी या दर्शक पर उसका असर जो है वो गहरा होगा। यह ऑब्सेशन आने वाले सालों में उनकी फिल्मों में और भी अहम होकर सामने आने वाला था। डेथ सीन्स निभाने की उनकी
प्रतिभा के बारे में मराठी कवि और लेखक दिलीप चित्रे ने एक बार लिखा कि पर्दे पर राजेश खन्ना की मौत में कुछ नयापन जरूर होता है। वो जोशीले, उल्लासित, तेज से भरे और प्रसन्नचित युवा नजर आते हैं। अगर पर्दे पर उनका मरना लिखा है तो ये बेहद जल्दी और अन्यायपूर्ण लगता है। उनकी ये मौत देखकर टीनेज लड़कियां दिल खोलकर अपने आंसू बहाती हैं। लेकिन अगर कोई था जिसे पर्दे पर भी राजेश खन्ना की मौत से सख्त ऐतराज था तो वो थी राजेश खन्ना की चाई जी, उनकी मां। राजेश खन्ना के मुताबिक फिल्म सफर के एक ट्रायल शो के दौरान मां बेहद बीमार हो गई और उसी वक्त उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। इसके बाद मैंने उन्हें अपनी कोई भी फिल्म नहीं देखने दी जिसमें मुझे तकलीफ से गुजरते या मरते हुए दिखाया गया हो। रातों रात और आई सुपरस्टारडम के बाद राजेश खन्ना से जुड़ी हर बात को जबरदस्त मीडिया कवरेज मिलता। कई बार खबरें सही होती तो कई बार महज गॉसिप। चाई जी को सबसे ज्यादा दुख तब होता था जब मेरी दुर्घटना या किसी बीमारी के बारे में लगातार अफवाहें उड़ाई जाती थी। वो कहती मेरे बेटे को दुनिया की नजर लग गई और ये बात उन्होंने मेरे पिता से कही। आखिरकार उनकी तसल्ली के लिए मेरे पिता ने घर में एक बड़ा हवन करवाया। ये बातें एक इंटरव्यू के दौरान उन दिनों राजेश खन्ना ने कही थी। साल 1970 खत्म होते होते इंडस्ट्री में राजेश खन्ना का कद और भी बढ़ गया था। एक के बाद एक हिट फिल्मों की बदौलत उन्होंने देश भर के सिनेमाघरों पर जैसे कब्जा ही कर लिया था। ज्यादातर थिएटरों में उनकी ही अलग अलग फिल्में चल रही थीं जिन्हें देखने के लिए उनके दीवाने फैंस लाइन लगाए थे। ये राजेश खन्ना के करियर का शानदार साल था। कटी पतंग, द ट्रेन, आन मिलो सजना में भी दर्शकों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। उनकी ये फिल्में कमर्शियल तौर पर कामयाब तो थी ही, म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर भी थी। कटी पतंग के साथ तो राजेश खन्ना, किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन की बेमिसाल तिकड़ी पूरी फॉर्म में आ गई। फिल्म कटी पतंग में भी कहानी आशा पारेख के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन राजेश खन्ना का जादू इस महिला प्रधान फिल्म में भी सिर चढ़कर बोला। दर्शकों के ऊपर उनका सम्मोहन जैसे हर गुजरते साल के साथ और बढ़ता जा रहा था। इसी दौर में उन्होंने निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की एक फिल्म साइन की जिसका नाम था आनंद। ऋषिकेश मुखर्जी ने उस जमाने के कुछ मशहूर एक्टर्स से आनंद के लीड रोल की बात की, लेकिन अंत में फैसला राजेश खन्ना के पक्ष में हुआ। अपने अनुशासन के लिए मशहूर ऋषिकेश आनंद की शूटिंग जल्द से जल्द पूरी करना चाहते थे, लेकिन राजेश खन्ना के पास तो स्क्रिप्ट पढ़ने तक का वक्त नहीं था। वो एक मशीन की तरह दिन रात काम में डूबे थे। ज्यादा काम की वजह से वो बेचैन रहने लगे और अपने एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना खुद बताते हैं कि ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन आनंद की शूटिंग मेरे करियर के सबसे व्यस्त दौर में हुई थी। ज्यादा काम के दबाव में मैं बुरी तरह परेशान हो रहा था। लोगों को ये बताते बताते मेरा गला खराब हो चुका था कि मैं नई फिल्में साइन नहीं कर सकता, मगर किसी को परवाह नहीं थी। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब मेरे पास किलो के हिसाब से फिल्में तो थीं, मगर डेट्स नहीं थी। मुझ पर ज्यादा काम लेने, अव्यवस्थित और लालची होने तक के आरोप लगे। मैं ऐसा नहीं था। मेरी परेशानी ये थी कि मुझे ना कहना नहीं आता था। जितने ज्यादा फैंस के खत मुझे मिलते थे मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता था। ये अजीब बात है, लेकिन एक एक्टर का असली संघर्ष उसकी कामयाबी के बाद शुरू होता है, क्योंकि उससे अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। शायद इसी दबाव को कम करने के लिए राजेश खन्ना ने हर शाम दोस्तों के साथ महफिल जमानी शुरू कर दी। शराब की चुस्कियों के साथ दोस्तों से दिल की बातें दिन भर की थकान के बाद उन्हें अजीब सा आराम देती थी। जैसे जैसे रात घिरती शराब बहती जाती और बातों और कहकहों की आवाज ऊंची होती जाती। ये माहौल राजेश खन्ना को उनके थिएटर के दिनों की याद दिलाता था, जब सिगरेट के धुएं भरी शामों के बीच ऐसी महफिलों में नए आइडिया और कहानियों पर चर्चा होती थी। वो दोबारा वैसी ही महफिलें जमाना चाहते थे, इसलिए फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्तियों को बुलाया जाता। शानदार खाना होता, शराब परोसी जाती। ये महफिलें उनकी आउटडोर शूटिंग के दौरान भी जारी रहती थी। वो बेहद उदार और बड़े दिल वाले मेजबान के रूप में मशहूर थे। वरिष्ठ फिल्म पत्रकार भारती एस प्रधान बताती हैं कि उनका मेहमान होने का मतलब था कि आपको जो मिलेगा वो बेहतरीन होगा। वो कहती एक बार उनके होटल में के स्वीट में डिनर करते समय मैं बातों में व्यस्त थी। मैंने ध्यान दिया कि
हर बार वो जब गर्म रोटी आती थी तो राजेश खन्ना खामोशी से मेरी प्लेट से ठंडी रोटी उठाकर अपनी प्लेट में रख लेते ताकि गर्म रोटी मेरी प्लेट में रखी जा सके। सच कहूं तो मैं और किसी सुपरस्टार या फिर किसी छोटी मोटी हस्ती को भी नहीं जानती जो राजेश खन्ना जैसा अद्भुत मेजबान हो। लेकिन समय के साथ ये महफिलें आदत बनती जा रही थीं। थकान और दबाव से निपटने के लिए राजेश खन्ना अब इन पर निर्भर होने लगे। परेशानी ये थी कि महफिल और शराब का ये दौर ज़्यादातर आधी रात तक चलता था और इसकी भरपाई राजेश खन्ना सुबह देर तक सोकर करते थे और फिर शूटिंग पर देर से पहुंचते थे। मेरी फिल्में जितनी ज़्यादा हिट हो रही थीं उतनी ही ज़्यादा मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन मैं सेट पर ऐसी ही सोच में डूबा हुआ था जब ऋषिकेश मुखर्जी ने मुझसे पूछा, काका तुमने आखिरी बार सूरज उगते हुए कब देखा था? मुझे याद नहीं, मैंने जवाब दिया। और आखिरी बार सूरज डूबते हुए कब देखा था? मैं मुस्कुरा दिया। मेरे जवाब की जरूरत नहीं थी, वो मेरा जवाब जानते थे। उस दौर को याद करते हुए राजेश खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी। राजेश खन्ना ऋषिकेश मुखर्जी की सीधी बात कहने की आदत और दार्शनिक समय के कायल थे, उनकी समझ के। ऋषिकेश उन दिनों उन चंद निर्देशकों में से थे जो राजेश खन्ना को उनके स्टार वाले नखरों के लिए डांट सकते थे। राजेश खन्ना को उनकी डांट बुरी भी नहीं लगती थी। उन्हें आनंद की कहानी बेहद पसंद आई थी और ऋषिकेश के साथ काम करने के लिए उन्होंने अपनी मार्केट प्राइस से कम पैसों पर आनंद साइन कर ली थी। आनंद की कहानी एक अहम रोल उसका डॉक्टर भास्कर बनर्जी का भी उस फिल्म में था, जो एक लंबे पतले और नए एक्टर अमिताभ को दिया गया, जिसकी पिछले ही साल 7 हिंदुस्तानी फिल्म रिलीज हुई थी। उन्हें इस रोल के लिए साइन किया गया था और बाद में अमिताभ ने कुछ इंटरव्यूज में कहा कि उनके सेलिब्रिटी स्टेटस की शुरुआत तभी हुई जब सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ आनंद की। अमिताभ ने एक जगह लिखा कि मैं उनके साथ आनंद में साइन किया गया, ये एक चमत्कार की तरह था, ईश्वर की वो कृपा जिसमें उनकी वजह से मुझे सम्मान दिलवाया गया। और जैसे ही किसी को पता चलता कि मैं राजेश खन्ना के साथ काम कर रहा हूं, उसकी नजरों में मेरी अहमियत बढ़ जाती। इस बात पर मैं खुद बेहद गर्व महसूस करता था। राजेश खन्ना की असाधारण सफलता को बयां करते हुए अमिताभ ने लिखा कि वो खुद सरल और शांत थे। जो उन्माद और फैन फॉलोइंग उन्होंने जगाई थी वो बेहद देखने वाला मंजर था। 1970 के दौर में उनके फैंस स्पेन से उनसे मिलने आए थे और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अपने ट्रेडमार्क राजेश खन्ना कुर्ता पैजामा में वो हमेशा किसी घरेलू लड़के जैसे दिखते, ऐसे कि हर लड़की जिसे अपनी मां से मिलवाना चाहे, लेकिन इन सब के बीच भी उनका अपना आकर्षण अलग था। आनंद की ज्यादातर शूटिंग मुंबई के मोहन स्टूडियो में हुई। ऋषिकेश मुखर्जी ने तकरीबन 1 महीने में ही फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली। आनंद में अहम किरदार निभाने वाले वरिष्ठ अभिनेता रमेश देव ने शूटिंग के पलों को याद करते हुए एक इंटरव्यू में बताया कि उस दौरान राजेश खन्ना अलग अलग फिल्मों की शूटिंग में इतने व्यस्त थे कि उन्हें पूरी तरह अंदाजा ही नहीं था आनंद के सेट्स पर हो क्या रहा है। रमेश की पत्नी सीमा देव का भी आनंद में खास रोल था और सीमा बताती हैं कि शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना को गीत के बोल याद ही नहीं रहते थे, इसलिए एक प्रॉम्प्टर उन्हें बोल याद कराने के लिए बैठाया जाता था। वो हर लाइन को सुनते थे और फिर अपने होंठ हिलाते थे। इस बात पर यकीन करना वाकई मुश्किल है कि किस तरह वो दिन रात काम करते हुए एक शूटिंग से दूसरी शूटिंग, दूसरी से तीसरी तक भागते भागते अपने करियर के सबसे यादगार किरदार आनंद में जान फूंक रहे थे। सेट्स पर राजेश खन्ना के देर से आने की आदत को याद करते हुए रमेश देव कहते हैं कि आनंद की शूटिंग पर जब वो देर से आते थे तो ऋषिदा को बहुत गुस्सा आता, लेकिन ऋषिदा कहते थे कि पहले राजेश खन्ना को उसका सीन करने दो, फिर गुस्सा करेंगे, वरना सीन खराब हो सकता है। राजेश खन्ना सीन को इतनी अच्छी तरह से निभा जाते कि सीन के बाद ऋषिदा उनसे कहते, तुमने इतना अच्छा काम किया है, तुम्हारे 100 गुनाह माफ। ऐसे थे राजेश खन्ना। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।